नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं छंद, जो कि बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से कोर्स है, उसके फाइनल यानी अंतिम वर्ष में ये लगे हुए हैं। और बीए पार्ट 3 के छठे सेमेस्टर में ये लगे हुए छंद हैं, जिसमें से काफ़ी हमने कर लिए मात्रिक छंद, जिसमें दोहा, सोरठा, रोला और एक और था, नाम नहीं याद आ रहा है। दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलियाँ इत्यादि हमने कर लिया। लेकिन फिलहाल हमारे पास सवैया, हरिगीतिका, इंद्र वज्र, उपेंद्र वज्र ये सब रहते हैं करने वाले, तो इनका हम अध्ययन करेंगे। बिल्कुल शॉर्टकट में समझाऊंगा, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही। ओके, तो हरिगीतिका छंद किसे कहते हैं? ये मैथिली शरण गुप्त जी का मन पसंदीदा छंद है। इसको मात्रिक सम छंद कहा जा सकता है, या सम मात्रिक छंद भी इसको कह सकते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। जैसे कि मैंने ये चरण लिखा यहाँ पर, ठीक है, जैसे जहाँ से जहाँ तक, और जहाँ पर पूरे के पूरे चरण की टोटल जो रहेंगी मात्राएं वो 28 रहेंगी। लेकिन अगली पंक्ति देखें तो यति यति लिखा है। यति को बोलते हैं हम विराम। विराम के लिए जैसे हम अल्प विराम या पूर्ण विराम लगाते हैं ना पंक्तियों में, वैसा ही यति। तो 16 पर पहले कोमा आएगा, याद रखिए, और उसके बाद फिर पूर्ण विराम आएगा 12 पर। तो पहले 16 पर यति आएगी, फिर 12 पर यति आएगी बेटा। इसके प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु एक गुरु आएगा, ठीक है। तो एक लघु एक गुरु आएगा। जैसे दोहा छंद के सम चरणों में गुरु और लघु आता है ना, तो इसमें उल्टा हो जाता है, लघु और गुरु आएगा। तुकबंदी होती है ना, जो उसके प्रत्येक चरण के दूसरे और तीसरे, ठीक है, जो पहले और दूसरे के साथ तुकबंदी होगी, फिर तीसरे के चौथे के साथ तुकबंदी होगी। समझाएंगे बेटा एक एक चीज, रुकिए। अभी देखिए, ये वाली एक पंक्ति है, ये मैथिली शरण गुप्त जी का ही एक प्रसंग है, जय जो बोले की एक पंक्ति है। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, यानी आंखें नई हो गई जल से, जो उनकी आंखों में आई हैं। और हाँ, ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, लेकिन वो तो नहीं पूछा जा रहा। लेकिन हाँ, इसमें हमने बस मात्राओं का ध्यान रखना है, लघु गुरु का ध्यान रखना है। लघु गुरु क्या होते हैं, इसके लिए मैंने अब अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, वो साझा कर दूंगा आपके साथ। लेकिन फिलहाल जब पंक्ति देखिए, मैंने कहा था कि तुकबंदी आएगी, पहली की दूसरे के साथ, तीसरी की चौथे के साथ। पहली की दूसरे, देखिए, गए नए आ रहा है ना, तुकबंदी गए नए, ठीक है। और गुरु, लघु गुरु भी तो आ रहा है, लघु गुरु जहाँ आ गया, लघु गुरु जहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने पूरा कर लिया। लेकिन यहाँ पर अभी मात्राएं देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ पर 16 मिल जाएंगे। और आगे देखिए, नेत्र जल से भर गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉरी 12। तो फिर से पढ़ लेते हैं जहाँ से जहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो जाए। पीछे अगर देखें नीचे, तो 16 इधर हो जाएगी, 12 इधर हो जाएंगे बेटा, ठीक है। आसान है। अगर आपको ये जानना है कि सर लघु गुरु का क्या नियम है, तो क्लास में मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, लेकिन फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा दोबारा से। पहले से मेरी एक वीडियो है, और उसको भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, गुरु लघु लिखना है पेपर में, हो सके तो लिख लेना, नहीं लिखना है तब भी नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन इंप्रेशन अच्छा डलता है, ठीक है। खुश होकर वो फुल मार्क्स भी दे सकता है। तो जिन्हें पेपर चेक करना है, ओके। लेकिन इतना लिखोगे तो आप वो फेल नहीं होंगे, इतना गारंटी मैं देता हूँ। 4 लक्षण, 5 6 लक्षण आपने जरूर लिख देने हैं, और साथ में एक उदाहरण तो कम से कम लिखो ही। आगे देखो, पंक्ति अगली भी है, ये भी उदाहरण लिख सकते हो। ऊपर वाली आपको पसंद नहीं आती तो देखिए, संसार के समर स्थली में, जहाँ फिर अलग विराम आएगा, धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पर, निष्ठ पथ पर, संकट से मत डरो। यहाँ देखिए, करो, डरो, और लघु गुरु भी आ रहा है, ठीक है। तुकबंदी के साथ लघु गुरु भी आ रहा है। तो एक तरह से ये पंक्ति आप देख लीजिएगा, जहाँ पर 16 मात्राएं, जहाँ पर 12 मिल जाएंगी, जहाँ पर 16 मिल जाएंगी, जहाँ पर 12 मिल जाएगी। टोटल बेटा आपको इधर 28 मिल जाएंगी, इधर भी 28 मिल जाएंगी, ठीक है। हो गया। अगली पंक्ति भी देख लेना, जीते हुए मृतक सम रह करना केवल दिन भरो, ठीक है। जीते हुए भी मृतक सम रह करना केवल दिन भरो, ठीक है। वीर वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो आप ये भी देख लीजिए कि इधर 28 और इधर भी 28 ही होंगी, ठीक है। बाकी 16 और 12 का आप खुद कर लेना यहाँ से। ओके, तो अगला हमारे पास छंद है, वो है द्रुत विलंबित छंद। अभी इसमें भी बहुत गहराई है, लेकिन उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पास हो सके। वार्णिक सम छंद होता है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति में जो वर्ण आएंगे, अगली पंक्ति में भी उतने ही आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसके प्रत्येक चरण को देखें तो 12 वर्ण इसमें होते हैं, जिसमें क्रमशः नगन भगन रगन भी आता है। अभी ये करना है, समझना है, बस मत समझो कुछ भी, क्योंकि फिर ज़्यादा डीप हो जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। एक रूल चलता है, जब माता
राजभान तलगा वाला। ठीक है, तो क्या इसको पढ़ना है बेटा, रहने देना, क्योंकि अगर आप बाद में जब टीचर की तैयारी करोगे तब ये रूल सीख लेना, अभी पास होने के लिए तो रहने ही देना, क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा, बहुत गहराई वाला हो जाएगा, तब जाकर आपको नगन भगन रगन से मिलेंगे। लेकिन ये पेपर में लक्षण लिखते समय द्रुत विलंबित के ये आपने जरूर याद रखने हैं। और द्रुत विलंबित को कैसे लिखा जाता है, द्रुत विलंबित को कैसे लिखा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। 12 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होने के कारण इसको जगती छंद भी कहा जाता है। यति यानी अल्प विराम या पूर्ण विराम जो है वो प्रत्येक चरण के अंत में आती है। ठीक है, और तुक पर्याय यानी अक्सर जो तुकबंदी है वो सम चरणों में देखने को मिले हैं। दूसरी पंक्ति की जो तुकबंदी है वो चौथी के साथ मिलेगी, पहली और तीसरी की कोई तुकबंदी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने देख लेना। अभी हमारे पास द्रुत विलंबित छंद है जो, उसकी एक उदाहरण आ रही है बेटा, देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तोरु शिखा पर थी अब रजती राजती, कमलिनी कुल भल्लव की प्रभा। तो यहाँ पर चला और प्रभा, देखिए तुकबंदी आ रही है दूसरे और चौथे की। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम वर्ण गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आपको वर्ण इधर मिल जाएंगे। ठीक है, 12 वर्ण इधर मिल जाएंगे। और गगन था कुछ लोहित हो चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आपको यहाँ भी 12 मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर है ना जी, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, बेटा यहाँ भी आपको 12 मिल जाएंगे, गिन लो चाहे। लेकिन आपने ये आधे को नहीं गिनना है, कहीं भी आधे को नहीं गिनना है। ठीक है, इसके ऊपर एक ही लगाएंगे, इसके ऊपर भी एक लगाएंगे, तो 12 12 मिल जाएंगे यहाँ पर भी। ओके, तो ये आपको उदाहरण याद करनी होगी, एक ही लिखो काफ़ी है, लेकिन लक्षण आपको मैंने 5 करवाए, ये भी आपने लिख लेना है। आगे चलते हैं, हमारे पास जो छंद आता है वो है सवया छंद। ठीक है, क्या है बेटा, सवया छंद है। और जो सवया छंद है ये भी वार्णिक सम छंद है। और उसमें जो पीछे हमने पढ़ा ना, द्रुत विलंबित में 12 वर्ण आते हैं प्रत्येक पंक्ति में, लेकिन इसमें 12 नहीं आते, इसमें 22 से, यानी सवया छंद में 22 से 26 वर्ण आते हैं। इसमें सिर्फ वर्ण गिनने होते हैं, लघु गुरु नहीं गिनना होता बेटा। 22 से 26 वर्ण आते हैं। अभी जो वर्ण गिनेंगे तो ऐसे एक एक करके हम गिन सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर पंक्ति में 22 वर्ण हैं तो अगली पंक्ति में भी 22 ही वर्ण आएंगे। अगर पंक्ति में 23 वर्ण हैं तो अगली पंक्ति में भी 23 ही आएंगे। अगर 24 हैं तो अगली पंक्ति में भी 24 ही आएंगे। अगर 25 हैं तो फिर 25 ही आएंगे अगली पंक्ति में भी। और 26 हैं तो पूरे पूरे पंक्तियों में फिर 26 ही आएंगे। यानी कि जो वर्ण होते हैं जिनकी संख्या नियत होती है वही रहते हैं, ये नहीं कि पहली में 22 आ गए अगली में 23 आ गए। ठीक है, तो यही एक छंद है। ठीक है, जिसमें 22 से 26 वर्ण आते हैं। तो देखिए, वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद के 11 भेद भी बेटा किए जाते हैं। उन 11 भेदों के नाम अपने एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। तो एक ट्रिक मैंने बनाई हुई है, ये ट्रिक आप याद करिए बेटा। मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल करीट, मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल करीट, अरसात अरविंद सुंदरी लंगवलता कुंदल। ठीक है, मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल करीट, अरसात अरविंद सुंदरी लंगवलता कुंदल। अभी आपको पता होना चाहिए मदिरा में 22 वर्ण आते हैं। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, 22 से 26 वर्ण टोटल इसमें आते हैं बेटा। लेकिन हाँ, मदिरा में 22 आते हैं, और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पेपर में। जहाँ से जहाँ तक, मालती सुमुखी चकोर में बेटा 23 वर्ण आते हैं। दुर्मिल करीट अरसात में बेटा जी 24 वर्ण आते हैं। ठीक है, अगले 3 में 24 आते हैं, और जहाँ से जहाँ तक 25 वर्ण आते हैं। ओके ओके, और अंत में जो है 26 वर्ण आते हैं। कुंदल में एक 26 में 26 ही वर्ण आते हैं, और मदिरा के 22 होते हैं, मालती सुमुखी चकोर के 23 होते हैं। ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, लिखने जरूरत नहीं है, बस ये पंक्ति याद कर लीजिएगा। मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल करीट अरसात अरविंद सुंदरी लंगवलता कुंदल, जो सवया के 11 भेद कहलाए गए हैं। यहाँ पे पूरा गिन लीजिएगा, 11 भेद हैं। अब इस सवया छंद का उदाहरण कैसे याद करना है, देखिए ये वाली पंक्ति। भस्म लगावत शंकर के अहि लोचन आनी पर तारिके, सॉरी झरिके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये गंग कवि की पंक्ति है। गंग कवि कह रहे हैं कि जैसे ही पार्वती ने शंकर के माथे पर लगाई भस्म, तो वो जो भस्म है गिरकर उनके छाती पर, जो उनके गले में लिपटे हुए सर्प यानी सांप की आंख में पड़ गई। ठीक है, तो उसने फुफकारा, फिर जो सांप है उसने फुफकार लगाई और सब डर गए। इस तरह की ये पंक्ति है, लेकिन फिर भी ये पंक्ति में कितने वर्ण हैं आप देख लीजिए। भस्म लगावत शंकर के अहिलोचन अनिपरी झरिके। ठीक है,
तो लोचन किसके आंख में, तो आनी परी। तो अही क्या होता है, सांप होता है, तो सांप की आंख में वो गिर गया। लेकिन पंक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ वर्ण कितने हैं वो देख लेते हैं। 1 2, आधे को नहीं गिनना, 3 4 5 6, आ की मात्रा को भी नहीं गिनना, ठीक है, पूरा वर्ण गिना होता है। तो 6 हो गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस तरह से बेटा आप देखिए यहाँ पर 22 वर्ण है, ठीक है, इसमें 22 वर्ण है। आगे देखिए जाल कोटि, ये वाली आप जे वाली पंक्ति उदाहरण के लिए याद कर सकते हो या जे वाली, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ही करके जाना। जे वाली अच्छी है, जे वाली रसखान की है, ठीक है, जे वाली रसखान की है। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजदारो। ओके, इसमें रसखान कह रहे हैं कि मैं लकड़ी जिससे गाय चराते थे श्री कृष्ण, और कमरी उनके कांधे पर होती थी, कामरी यानी कमली, और इन पर मैं 3 लोगों का जो राज्य है वो भी मैं निशावर कर सकता हूँ, ठीक है। तजीदारों का मतलब निशावर कर देना। तो मेरे लिए स्वर्ग लोग, नरक लोग या पृथ्वी लोग, पाताल लोग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं तीनों लोगों का जो राज है मैं इस लकड़ी और कंबली पर निशावर कर सकता हूँ, रसखान कह रहे हैं, ठीक है। तो ये अगली पंक्ति देखो, 2 ही पंक्तियां काफ़ी हैं, आप दोनों में से कोई एक कर लेना उदाहरण के लिए। इसमें आप देखिए कितने वर्ण हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इसमें 23 वर्ण है बेटा, ठीक है। इस तरह से ये सोया छंद रहता है। आगे चलते हैं, हमारे पास आता है छंद इंद्र वज्र। क्या है बेटा, इंद्र वज्र छंद। अभी ये वाला छंद क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि आपके सिलेबस में है। क्या इसको याद करना, बिल्कुल याद करना। इसको त्रिष्टुप छंद जाति का छंद कहा जाता है। वेदों में जो प्रयोग हुआ है, जो हमारे वेद है ना, 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, तो उसमें भी जो प्रयोग हुआ है, तो इसलिए त्रिशुट जाति का या वेद की जाति का छंद कहा जाता है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तगण तगण जगण और फिर गुरु गुरु इसमें जरूर आता है। लेकिन बस ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, ऐसे ही इसको ज़्यादा समझाओगे तो ज़्यादा पजल हो जाओगे, ठीक है। इसमें जति प्रत्येक चरण के अंत में रहती है। अभी आप देखिए ये पंक्ति, धन्या मही में शक राजधानी, माया शोधन धन्य धन्य, धन्या कथा श्री धन जन्म की जो, धन्य बनाती कवि कीर्ति को भी। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो जति है, ठीक है, वह प्रत्येक चरण के अंत में आ रही है। लेकिन हाँ, इसमें 11 वर्ण होते हैं, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी आधा नहीं गिनना है आपने, और जो हलंत वाला भी आपने नहीं गिनना होता, इसलिए 11 ठीक है बेटा। हो गया क्लियर, हो गया है। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ, इसमें तुकबंदी का ख्याल जो है हमें नहीं रखना होता है, ठीक है, तुकबंदी जो है नहीं ख्याल रखना होता। चलो आगे चलते हैं, हमारे पास आता है उपेंद्र भज्रा छंद। ये इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है। तो ये भी त्रिष्टुप जाति का है, यानी वेदों में इसका भी प्रयोग हुआ है। ये वार्णिक छंद है, ये भी जैसे पीछे वाले जितने हमने पढ़े, तो ये भी एक वर्ण के आधार पर। इसमें 11 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः जगण तगण जगण और गुरु गुरु का उल्लेख होता है, और जति पर्याय अंत में रहती है, ठीक है। और तुकबंदी पहली की दूसरी पंक्ति के साथ होगी। आगे देखिए, अनेक ब्रह्मादि न अंत पायो, अनेक कदा वेदन गीत गायो, तिन्हें न रामानुज बंधु जानो, सुनो सुधी केवल ब्रह्म मानो। तो इसमें आप देखिए 11 वर्ण आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो आधा हो है, इसको नहीं गिनना। फिर आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, इस तरह से अगली पंक्ति में भी 11 आएंगे। पायो गायो जानो मानो। तो ये तुकबंदी वाला लक्षण रह गया, यहाँ पर लिखना, वो लिख लेना। तो ये भी 11 वर्णों का है, लेकिन इसमें ये वाला आता है, जगण तगण जगण गुरु गुरु, ठीक है। तो यति प्रत्येक चरण के अंत में रहेगी। तो इस तरह से हमारे बचे हुए छंद भी कंप्लीट हो जाते हैं। इतना ही याद कर लो, इनकी उदाहरणें याद कर लो, बार बार पढ़ो, हो जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं होता। अनेक ब्रह्मादि ना अंत पायो, अनेक कदा वेदन गीत गायो, तिन्हें ना रामानुज बंधु जानो, सुनो सुधी केवल ब्रह्म मानो। तो ये पंक्तियां बहुत आसान हैं, हो जाएंगी बेटा याद। जितने भी छंद आपको लगे थे सब कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर इससे भी डीप पढ़ना हो तो जरूर मैसेज कर देना, वो भी पढ़ा दूँगा। शुक्रिया।